वो कहता है कि मुझे $2 लाख चाहिए शाम 5 बजे से पहले, और साथ ही 4 पैराशूट, 2 आगे के और 2 पीछे के। और जब हम सियाटल में लैंड करें तो एक फ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए रिफ्यूलिंग के लिए। जब टीना कॉकपिट में चली जाती है तो प्लेन के पैसेंजर वाले हिस्से में सिर्फ कूपर अकेला बचता है। वो पैसों का बैग पकड़ता है, पैराशूट निकालता है और प्लेन की पीछे वाली स्टेयर्स खोलकर रात के अंधेरे में प्लेन से छलांग लगा देता है। फिर FBI पैसेंजर्स और क्रू की मदद से कूपर का स्केच बनवाती है और इस स्केच को सामने रखते हुए 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की लिस्ट जारी की जाती है। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये हाईजैकिंग वाले दिन वो और उसकी बीवी लास वेगस में थे। 24 नवंबर साल 1971 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की एक फ्लाइट अमेरिका के शहर पोर्टलैंड से टेक ऑफ करती है और इसे जाना होता है वाशिंगटन के शहर सियाटल में। इस प्लेन में रूटीन के मुताबिक सिर्फ थोड़े से ही लोग बैठे थे, 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स। लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि आज इनमें एक हाईजैकर भी बैठा हुआ है। जैसे ही ये प्लेन उड़ान भरता है तो ये हाईजैकर जो प्लेन की आखिरी सीट पे बैठा होता है अपनी पॉकेट से एक पर्ची निकाल कर करीब खड़ी एक एयर होस्टेस को थमा देता है। इस पर्ची में कुछ ऐसा लिखा था कि जिसके बाद ये हाईजैकर बड़े आराम से अपनी हाईजैकिंग पूरी करके बिना किसी को भनक लगे गायब हो जाता है। लेकिन आखिर ये हाईजैकर था कौन, इसने हाईजैकिंग कैसे की और आखिर आज तक FBI इसे क्यों नहीं ढूंढ पाई, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये बंदा जिसका नाम डैन कूपर था वो पोर्टलैंड से सियाटल की एक टिकट बुक करता है और प्लेन की लास्ट रो में सेंटर वाली सीट पे जाकर बैठ जाता है। ये एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और साथ स्मोकिंग करने लगता है क्योंकि इस दौर में स्मोकिंग अलाउड हुआ करती थी। फिर जैसे ही ये प्लेन उड़ान भरता है तो ये बंदा अपनी पॉकेट से एक नोट निकाल कर पीछे खड़ी एयर होस्टेस को पकड़ा देता है। इस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शाफनर, जो पहले तो इस नोट को अनदेखा कर देती है, लेकिन फिर कूपर उसे कहता है कि मिस आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। फिर जब शाफनर वो नोट खोलती है तो इस पर लिखा होता है कि मिस आई हैव अ बॉम्ब और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठ जाएं। ये पढ़ के शाफनर घबरा जाती है और चुपचाप कूपर के साथ बैठ जाती है। फिर कूपर इसे अपना सूटकेस खोल कर दिखाता है जिसमें कुछ डायनामाइट्स और एक सिलेंडर रखा हुआ था, जिससे ये क्लियर हो गया कि वाकई ही में ये एक बॉम्ब है। इसके बाद कूपर अपनी शराइत उसके सामने रखता है। वो कहता है कि मुझे $2 लाख चाहिए शाम 5 बजे से पहले, और साथ ही 4 पैराशूट, 2 आगे के और 2 पीछे के। और जब हम सियाटल में लैंड करें तो एक फ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए रिफ्यूलिंग के लिए। और हाँ, कोई भी चालाकी मत करना, नहीं तो मैं इस पूरे प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। इसकी ये शर्तें सुनकर शाफनर कॉकपिट में पहुंच जाती है और पायलट्स को सारा माजरा बताती है। इसी दौरान एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलू कूपर के साथ आकर बैठ जाती है, जो पायलट्स और कूपर के दरमियान कनेक्शन बनाए रखती है ताकि पैसेंजर्स को इस हाईजैकिंग के बारे में पता न चल सके। दूसरी तरफ $2 लाख को इकट्ठा करने में अभी टाइम लगना था, इसीलिए इस फ्लाइट को सियाटल शहर के ऊपर गोल गोल घुमाया जाने लगा, जिससे आधे घंटे की फ्लाइट अब 3 घंटे की बन चुकी थी। फिर पैसे अरेंज हो जाने के बाद ये प्लेन 5:45 पर सियाटल में लैंड करता है। फिर बाहर से एक वैन आती है और पैसे और पैराशूट टीना मकलू के हवाले कर देती है। टीना पैसे लेकर सीधी कूपर के पास चली जाती है। फिर कूपर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रिफ्यूलिंग के बाद ये प्लेन एक बार फिर से उड़ान भरता है। इस बार कूपर पायलट्स को कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ लेकर जाया जाए। प्लेन की हाइट 10,000 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन रखे जाएं। प्लेन के फ्लैप्स 15 डिग्री तक हो और प्लेन की स्पीड कम से कम हो। इस पर पायलट्स कूपर को कहते हैं कि इन कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से मैक्सिको सिटी पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन कूपर फ्लाइट को कंटिन्यू रखने का कहता है। फिर कुछ ही मिनटों बाद कूपर टीना को कॉकपिट में जाने का कहता है। जब टीना कॉकपिट में चली जाती है तो प्लेन के पैसेंजर वाले हिस्से में सिर्फ कूपर अकेला बचता है। वो पैसों का बैग पकड़ता है, पैराशूट निकालता है और प्लेन की पीछे वाली स्टेयर्स खोलकर रात के अंधेरे में प्लेन से छलांग लगा देता है। पायलट्स को जरा भी पता नहीं चलता कि पीछे अभी अभी क्या हुआ है। बस उन्हें इतना महसूस होता है कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अनबैलेंस हो चुका है, जिसे वो रीबैलेंस कर लेते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि हाईजैकर की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वो प्लेन को रिनो में लैंड करा देते हैं। लैंडिंग के बाद जब वो प्लेन के पिछले हिस्से में आते हैं तो उन्हें ना ही बॉम्ब वाला सूटकेस, ना ही पैसों का बैग, ना ही पैराशूट और ना ही कूपर कुछ नजर नहीं आता। वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर जब पुलिस छानबीन करती है
है तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बस एक टाई जिसके ऊपर क्लिप लगा हुआ था, एक जला हुआ सिगरेट और फटे हुए पैराशूट मिलते हैं। इसी दिन से FBI कूपर को ढूंढना शुरू कर देती है। वो सियाटल और रेनो के दरमियान जितने भी जंगल थे उनमें सर्च करना शुरू कर देते हैं कि अगर कूपर यहाँ गिरा होगा तो यहाँ कोई फटा हुआ कपड़ा, कोई पैराशूट या फिर कोई डॉलर जरूर गिरा होगा। लेकिन इस सारे एरिया में से ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे कूपर तक पहुंचा जा सके। फिर FBI पैसेंजर्स और क्रू की मदद से कूपर का स्केच बनवाती है और इस स्केच को सामने रखते हुए 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की लिस्ट जारी की जाती है जिन पर FBI को शक होता है। लेकिन इनमें से भी ज्यादा शक सिर्फ 2 लोगों पर जाता है, जिनमें पहला था रॉबर्ट रॉकस्ट्रा, जो पहले भी एयरक्राफ्ट थेफ्ट के जुर्म में जेल में जा चुका था और इसकी शक्ल भी काफी हद तक कूपर से मिलती थी। लेकिन जब इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिल सके तो इसे सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया। और दूसरा था रिचर्ड मैककॉय, जिसने इस हाईजैकिंग के 5 महीनों बाद एक प्लेन को बिल्कुल उसी तरह से हाईजैक किया, उतनी ही रकम मांगी और उसी तरह से प्लेन से कूद गया। लेकिन फर्क ये था कि ये सिर्फ 2 दिन बाद ही अरेस्ट हो जाता है और इसे 45 साल की जेल हो जाती है। इसकी शक्ल भी काफी हद तक डीबी कूपर से मिलती थी, इसीलिए FBI ने सोचा है कि ये डीबी कूपर ही है जिसने दूसरी मर्तबा प्लेन हाईजैकिंग की कोशिश की। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यह हाईजैकिंग वाले दिन वो और उसकी बीवी लास वेगस में थे, इसीलिए इसे भी डीबी कूपर डिक्लेयर नहीं किया जाता। पूरा जोर लगाने के बाद जब FBI को कूपर के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो आखिरकार 45 साल बाद 12 जुलाई 2016 को ये केस बंद कर दिया जाता है। अभी भी ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही बनी हुई है कि डीबी कूपर कौन था, कहां से आया और कहां चला गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।